हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या है अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, बढ़िया से बताया है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा, और बढ़िया से अगर तैयार कर लिए होंगे तो आगे भी आपको समझ में आने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या बताया, एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे यहाँ। तो उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे एसआरपी क्या होती है, बढ़ती है। एसआरपी भैया हाइड्रोजन से ऊपर जितने होते हैं सबकी निगेटिव होती है, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनकी क्या होती है, प्लस में होती है। अच्छा, ऊपर वाला जो होता है आपका मेटल वो क्या होता है, स्ट्रांग जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि प्रबल अपचायक होता है। और नीचे वाला एकदम क्या होता है आपका, जैसे फ्लोरीन नीचे है आपका, ये क्या है, प्रबल जो है आपका ऑक्सीकारक होता है, यानी कि स्ट्रांग ऑक्सीडेसिंग एजेंट है वो, है ना। और ये बताया था जैसे कि आप ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैसे क्या होती है, क्रियाशीलता, धातुओं की जो क्रियाशीलता हो क्या होती है, घटती है। और ये भी मैंने बताया था आपको कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की, यानी कि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ऊपर वाला जो है लिथियम जो है उसे गेट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे अधिक उसकी होती है, वो सबसे जल्दी ऑक्सीकृत होता है, उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा उसकी है, वो जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर देता है। और जैसे हम नीचे वाले में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति में क्या होती है, कमी होती है ना। तो ये नीचे वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर जो है रिलीज होना चाहते हैं, और ऊपर वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ऊपर अधिक होती है, और नीचे क्या होती है, रेडीज होने की टेंडेंसी सबसे अधिक होती है। ये सब चीज मैंने आपको बताया है। अभी बताया कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, वैसे वैसे क्या होती है, इसकी अपचायक क्षमता क्या होती है, जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती है, यानी कि ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और अपचायक क्षमता घटती है। यानी कि ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर सबसे कम, यानी कि अपचायक क्षमता ऊपर सबसे ज्यादा होता है और ऑक्सीकारक क्षमता सबसे नीचे अधिक होता है। अच्छा, ये भी आप जाने कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मानक अपचयन विभव के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं क्योंकि सीरीज मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम पर ही बनाई गई है। अच्छा, जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मानक ऑक्सीकारक विभव क्या होता है, बढ़ता है। भाई ऑक्सीकारक विभव बढ़ता है, अपचायक क्षमता क्या होती है, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होती, बढ़ती है। और ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी। यानी कि ऊपर वाले की ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा है, मतलब ऑक्सीकरण विभव, सॉरी ऑक्सीकरण विभव जो होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव। देखिए, मानक जो है अपचयन जो विभव होता है वो नीचे वाले का सबसे अधिक होता है, और मानक ऑक्सीकरण विभव जो होता है वो ऊपर वाले का सबसे अधिक होता है। तो ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा उसका होता है, जिसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा होता है उसका वो जो है रेड्यूसिंग स्टैंड जो है वो अपचायक क्षमता उसकी अधिक होती है। और जिसका अपचयन विभव सबसे अधिक होता है, अपचयन विभव जिसका सबसे अधिक होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशन के बारे में हम देखते हैं। पहला एप्लीकेशन यहाँ लगा हुआ आपका, पहला क्या एप्लीकेशन है, पहला देखिए, मानक सेल विभव की गणना करना। मानक सेल विभव का मतलब ई नॉट सेल, ई नॉट सेल जो है मानक सेल विभव की गणना करना। भाई जो मानक सेल विभव को ई नॉट से दिखाते हैं तो सेल, इसको हम सेल से दिखा लेते हैं। तो मानक सेल विभव की गणना करना, यानी कि यहाँ एक चीज और हम देख लेते हैं, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि जिसे हम कहते हैं सेल विभव।
सेल विभव, इसी को ईएमएफ कहते हैं, या इसी को हम ई जो है ई सेल से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब यही मानक अवस्था पर होता है तो हम इसको क्या करते हैं, ई नॉट सेल से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, या ई नॉट ईएमएफ कह लीजिए, या ई नॉट क्या कह लीजिए, सेल। तो किताबों में ई नॉट सेल की तरीके से ही दिखाया होता है। तो ये मानक अवस्था पर है, ये मानक अवस्था पर नहीं है। ठीक है, अब देखिए गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल क्या है, यानी कि सेल विभव क्या है, यानी कि सेल वोल्टता किसे हम कहते हैं। तो किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखिए किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है, अथवा हम कह सकते हैं योग होता है। आप समझिए, कभी कभी कहा जाता है अंतर होता है, या कभी हम कहते हैं योग होता है, तो यह कंफ्यूजन की बात है इसमें। तो हम योग कहें या फिर अंतर कहें, तो यहाँ समझ लेते हैं। एक्चुअली वो योग होता है, लेकिन जो फार्मूला आपका आता है वो अंतर में आता है। कैसे आता है वो हम देखते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, किसी गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल विद्युत विभवों का वह अंतर है जो सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए अगर हम कहें योग होता है, ये अंतर कह रहा है यहाँ, अगर हम कहें योग होता है तो आपने भाई गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा पीछे, गैल्वेनिक सेल में आपका क्या है, आपका जो जिंक सॉलिड है, और इसका हम गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन यहाँ दिखा रहे हैं। और Zn पॉजिटिव में क्या होता है, एक्वास में चेंज होता है, डबल खड़ी पाइप, और फिर कॉपर पॉजिटिव आपका एक्वास, और फिर यहाँ आपका Cu सॉलिड, ये है आपका। इधर वाला आपका क्या होता है भैया, इधर वाला आपका एनोड को पहले लिखा जाता है और कैथोड को क्या लिखा जाता है बाद में। तो ये एनोड का है, ये कैथोड का। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। चलिए ये ठीक आपको मालूम है यहाँ। अब देखिए इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का क्या होता है, योग होता है। अगर हम कहें तो इसी को हम किससे दिखाते हैं, जो आपका ऑक्सीडेशन वाला है इसको हम किससे दिखाएंगे, आपका ई जो है इसको हम किससे दिखाएंगे, ई आपका एनोड होगा। ठीक, और इसको किससे दिखाएंगे, ई आपका क्या होगा, कैथोड होगा। ऐसे दिखाएंगे इसको, ई कैथोड। अभी मानक अवस्था पर नहीं, बाद में हम मानक अवस्था पर लिख लेंगे अभी। ठीक है, अभी ऐसे हम लिख रहे हैं, बिना मानक अवस्था पर लिख रहे हैं। तो ई क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया। क्योंकि ये वाला देखिए आपका क्या होता है, ये लेफ्ट साइड पर होता है, तो इसको हम क्या, इसको ई जो आपका एनोड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका लेफ्ट साइड पर होता है तो इसको ई एल लिख सकते हैं। और इसको हम और क्या दिखा सकते हैं, ये राइट साइड पर होता है इसलिए इसको हम क्या दिखा सकते हैं, ई आर दिखा सकते हैं, राइट साइड। ठीक है, तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे, या फिर इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ई एल और ई आर की तरीके से। चलिए हम कहते हैं कि योग होता है इनका। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपका ईएमएफ सेल होगा, आपका ई जो आपका सेल होगा इसका क्या होगा, योग होगा। किसका योग होगा, एनोड प्लस कैथोड का, है ना। ई एनोड और प्लस ई क्या होगा, कैथोड का। चलिए योग हमने कर दिया, लेकिन कह रहा है कि इसमें अंतर है। हाँ अंतर ही है। देखिए कैसे अंतर है, अगर ये आपका इस पर क्या होता है, आपका एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के केस में जो विभव आपका होगा, ऑक्सीडेशन के जो केस में आपका विभव होगा वो तो भाई प्लस में होगा। और अगर ऑक्सीडेशन के केस में हमने बताया था यस ओपी जो आपका होगा ये है, और तो इसका रिडक्शन के केस में क्या होगा, माइनस होगा एस आर पी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर ऑक्सीडेशन के केस में प्लस वैल्यू इसकी है तो रिडक्शन के केस में वैल्यू इसकी क्या होगी, आपकी माइनस होगी। होगी कि नहीं माइनस, यहाँ माइनस होगी। तो अगर हम इसको एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के केस में है तो क्या हो, प्लस है। अगर रिडक्शन के केस में जाएगा तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस में हो जाएगा यहाँ। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए अब चेंज हुआ ना, अंतर हो जाएगा आपका ये। अभी माइनस क्या हो जाएगा, एनोड, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका ई कैथोड हो जाएगा। जरा आप देखो जो अंतर कह रहा था, तो अंतर आपका हुआ ई सेल इक्वल टू, यानी कि ईएमएफ क्या हुआ, इसको आप इधर ला कर कह दीजिए ई कैथोड, और इसको उधर कह दिए माइनस ई एनोड। ठीक है, तो भाई यही तो फार्मूला हमें निकालना था। कह रहा कि ये अंतर है तो अंतर हो गया। देखिए यहाँ से आप समझिए इसको, है ना, चिन्ह परिपाटी से यहाँ आप समझिए। तो चाहे कहें योग होता है या तो फिर क्या कहें हम, ये अंतर होता है, तो अंतर भी हो गया, देखिए योग भी हो गया, दोनों तरीके से हमने कर दिया।
अच्छा, ये जब मानक अवस्था पर हो, मानक अवस्था पर हो, अच्छा इसको, इस वाले को ऐसे भी तब लिख सकते हैं, जो आपका ई सेल है इक्वल टू क्या है, देखिए राइट वाला पहले आ गया यहाँ पर, ये राइट वाला पहले आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं ई आर माइनस ई जो है एल, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ऐसा भी पहले से डिनोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसी को मानक अवस्था पर अगर हम कहें तो मानक अवस्था पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, ई नॉट ई सेल या ई एम एफ कह लीजिए, क्या होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, या इसको अगर हम ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट क्या होगा आर होगा इधर, है ना, क्या होगा आर माइनस ई नॉट जो है एल आपका होगा। तो चाहे जिस केस में फार्मूला आप कह लीजिए। तो देखिए मानक सेल विभव की जो है, जो मानक सेल विभव इसकी गणना करने में हम करते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये एप्लीकेशन हुआ, इस तरीके से हम इसको गणना करने में करते हैं। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो फार्मूला याद रहेगा आपको क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आर और माइनस ई नॉट एल, है ना, ये इसका क्या हो गया फार्मूला। चाहे ये फार्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे इसको याद कर लीजिए, कोई भी आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम इस पर अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम इस पर लिखते हैं, इतना तो आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर दिया इसको। तो क्वेश्चन देते हैं इस पर। क्वेश्चन यही सब देते हैं, जैसे ये वाला आपका गैल्वेनिक सेल दिया है, यहाँ क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ये गैल्वेनिक सेल आपने डेंगल सेल पढ़ा है, यही मान लीजिए कि आपका क्या है क्वेश्चन है। ये जेड सॉलिड से किसमें जा रहा है, जेड, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है, और ये आपका दिया हुआ, और यहाँ आपका दिया है ई नॉट जो है आपका दिया है जिंक का यहाँ पर। तो यहाँ जेड पॉजिटिव बाई जेड इक्वल टू इसका दिया है माइनस 0.76 वोल्ट, ये दिया है। और कापर का दिया है ए नॉट आपका Cu पॉजिटिव से Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट दिया है। अब कह रहा कि ये ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, दिया है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में आप जानते हैं कि इधर क्या होता है भैया, एनोड, अभी बताया, इधर क्या होता है कैथोड, ठीक है, इधर एनोड इधर कैथोड आपका होता है। लेफ्ट साइड पर एनोड, राइट साइड पर कैथोड होता है आपका। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ गैल्वेनिक सेल ऐसे दिया होगा, और ये वैल्यू दिया होगा। लेकिन इस वैल्यू में आपको क्या ध्यान देना है कि भैया रिडक्शन के केस में दिया कि नहीं। अगर रिडक्शन के केस में दोनों दिया तो तब तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन के केस में देगा तो साइन को आप चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, पॉजिटिव से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ इसका रिडक्शन प्लस 2 से जिंक पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो भाई रिडक्शन के केस में दिया वैल्यू ठीक है। यहाँ क्या दे रहा है, प्लस 2 से क्या दे रहा है Cu, यानी प्लस 2 से 0 दे रहा है। बस यही आपको ध्यान देना, अगर यहाँ आपने गड़बड़ी किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ देख लीजिएगा कि क्या प्लस से 0 हो रहा है, कहीं प्लस से 0, अरे भाई यहाँ 0 ना लगाओ तब भी आप क्या समझेंगे, 0 ही तो समझेंगे। तो अगर यहाँ क्या है, प्लस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो यानी कि वो रिडक्शन में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए रिडक्शन के केस में है, तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट क्या हो गया कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। चलिए देखिए कैथोड आपका ये वाला कापर वाला है, और एनोड आपका क्या है जिंक वाला, यानी कि ये वाला जो आपका जिंक वाला है क्या करेगा, एनोड का काम। तो एनोड की वैल्यू क्या है, ये है। तो कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड आपका ये, कैथोड की वैल्यू ये है। चलिए यहाँ पर रख दीजिए। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34, और यहाँ माइनस आपका, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 वोल्ट, ये है। जरा देखिए क्या हो गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ, तो इन दोनों को क्या होगा आपका, ये प्लस ये भी हो गया 0.34 वोल्ट, ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 0.6 वोल्ट आपका कितना हो गया, जोड़ देंगे 1.1 वोल्ट, ठीक है, 1.1 वोल्ट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से है यहाँ पर। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे इस पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आप स्वयं हल कर लेंगे।
आपको यहाँ पहले एनोड होता है, कैथोड आप पकड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप रख लेंगे वैल्यू, यहाँ पर रख लेंगे। कहाँ एनोड कैथोड कैसे दिया है, पहले कैथोड यहाँ होता है, बाद वाले वैल्यू पहले रखी जाती है, और ये एनोड वाली है। तो यहाँ आप देख लीजिए कौन सा कैथोड कौन एनोड है, एक कॉपर और जिंक से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक गैल्वेनिक सेल आपका दिया हुआ है, इस पर आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे दिया है एक सेल निकिल क्या है, सॉलिड से क्या दे रहा है, निकिल जो है आपका पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और डबल खड़ी पाई, ठीक है। तो और ये दे रहा है आपका Ag पॉजिटिव से Ag सॉलिड दे रहा है, ठीक है, ये आपका एक्वास। चलिए गैल्वेनिक सेल है, अब इसका दिया हुआ है E नॉट यानी क्या Ni डबल पॉजिटिव बाई Ni इसकल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी है, निकिल वाली की वैल्यू दी है -0.25 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसके बाद जो है सिल्वर का दिया है, सिल्वर का E नॉट Ag पॉजिटिव बाई Ag, तो यहाँ पर इसका दिया है +0.80 वोल्ट। हल हो जाएगा ना, क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर यही क्या, इधर एनोड है, इधर क्या है आपका कैथोड है, तो फार्मूला लगा लीजिए, एनोड निकिल वाला ये आपका एनोड हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। तो आप वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, और आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका जो आंसर आएगा 1.05 वोल्ट इसका आएगा। और तो आप इसको हल करिएगा, इतना आंसर आएगा, मिला लीजिएगा। तो पहला एप्लीकेशन आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा एप्लीकेशन अब हम जो है देखते हैं। सेल विभव की गणना हो गई, कैसे करते हैं, तो दूसरा एप्लीकेशन अब हम देख लेते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दूसरा है, धातुओं की क्रियाशीलता। तो भाई धातुओं की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है, किसी धातु की क्रियाशीलता उसके बाह्य कोश में यानी कि संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश से संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन त्यागने की संख्या पर डिपेंड करती है, कितनी इलेक्ट्रॉन जो है वो त्यागने की प्रवृत्ति पर, है ना, त्यागने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो जो धातु क्या होगा, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, जितने आसानी से निकाल देगा, उसकी जो है धात्विक लक्षण सबसे ज़्यादा होगा। जब उसकी धात्विक लक्षण सबसे अधिक होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, अधिक होगी। हमने बताया ऊपर से नीचे आने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, यानी कि ऊपर वाले धातु की क्या है, क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, लिखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, यानी कि लिथियम सबसे अधिक आपका क्रियाशील है, और नीचे जैसे जाएंगे वैसे क्रियाशीलता आपकी क्या होती है, घटती है। तो ये हो गया आपकी क्या हो गई, क्रियाशीलता हो गई, ठीक है, नोट कर लेंगे। यानी किस धातु की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, भाई जो आपके प्रबल अपचायक है उनकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और जो आपके दुर्बल अपचायक है उनकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम। प्रबल अपचायक ऊपर है और दुर्बल अपचायक क्या है, नीचे है, तो ऊपर वाले की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, है ना। तो भैया क्रियाशीलता के क्रम में सेट करने के लिए देता है क्वेश्चन, तो क्रियाशीलता के क्रम में सेट कीजिए, तो इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो लिख लेंगे ना, इसको आप लिख लीजिएगा स्वयं। विद्युत क्रियाशीलता किस बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की टेंडेंसी पर, प्रवृत्ति पर। किसी धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, उसके इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करती है। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यानी कि जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, उसकी जो है क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। या कह लीजिए कि जिसकी एसआरपी जो होती है जितनी कम होती है, यानी कि मानक अपचयन भी हो जिसका कम जितना होता है, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होती है। रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, जो रिएक्टिविटी होती है एसआरपी पर डिपेंड करती है, एसआरपी स्टैंडर्ड, है ना। और ये क्या है, इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, रिएक्टिविटी के, है ना।
यानी कि जिसकी एसआरपी जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ऊपर वाले की एसआरपी ज्यादा होती है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। या कह लीजिए कि जिसका अपचयन विभव क्या हो जिसका अपचयन विभव क्या हो, अपचयन विभव क्या होता है, मानक अपचयन विभव ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो जेकर जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम, मानक अपचयन विभव कम हो, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। भाई क्वेश्चन आपको घुमाना है, चाहे चाहे जैसे घुमाइए। या कहे जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी, जिसकी एसआरपी जितनी कम होगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एसआरपी क्या है, जो आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, बढ़ते ही क्रम में बनाया गया है ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में एसआरपी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, बढ़ती है। तो एसआरपी जिसकी जितनी कम होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर वाले की एसआरपी सबसे कम है तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की परिमिति पर डिपेंड करती है बात, तो इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्रियाशीलता घटती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एसआरपी जितनी जिसकी कम होती है, एसआरपी जो होती है रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसआरपी जिसकी जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, है ना। तो आप इसको जो है लिखिएगा। और इस श्रेणी में आपको क्या करता है, क्वेश्चन देता है किसकी एसआरपी कम है, किसकी क्या है, ज़्यादा है ना, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इस पर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दें, क्या दे दें, क्वेश्चन दे दें और पूछ ले किसकी एसआरपी जो है ज़्यादा, क्रम में आप जो है सेट करिए उसको। जैसे ए बी सी है, ए है आपका, बी है, सी है, डी है आपका, ये क्वेश्चन दिया है। और इसके मानक अपचयन विभव क्रमशः दिए हुए क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं। और इसके क्रमशः दिए हैं ए बी सी डी के -2.93 जो है वोल्ट इसका दिया हुआ है। और बी वाले का दिया हुआ है -0.25 वोल्ट इसका दिया हुआ है। फिर दिया है आपका -3.05 वोल्ट। और डी वाले का दिया है -0.74 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको भैया इसको कह रहा है कि किस क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, क्रियाशीलता के घटते क्रम में आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा भाई इसमें, जिसकी एसआरपी सबसे कम होगी वही तो होगा। देखिए, जिसकी एसआरपी जितनी कम उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसआरपी किस, सबसे कम किसकी है, इसी की तो कम है। यानी कि पहले आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -3.05 हो जाएगा। फिर देखिए किसकी एसआरपी आपकी है, ये है आपका, ये वाला इसकी एसआरपी कम है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -2.93 वोल्ट। फिर देखिए किसका है एसआरपी, इसकी है, डी वाले की। फिर ये आपका आ जाएगा -0.764, ये आ जाएगा। फिर किसकी है, इसकी है, इसकी सबसे ज्यादा एसआरपी है, इसकी सबसे कम है तो माइनस क्या होगा 0.25, है ना। अब यहाँ आप क्रम से रख लीजिए। इसकी वाली क्या है, ये आपका सी वाली है। और ये किसका है, ये वाली की है। ये किसका है, डी वाले का है। ये किसका है, डी वाले का। और बचा आपका क्या, एक बी वाला बचा हुआ, ये आपका बी वाले का है। तो घटते क्रम में क्या हो गया, ये आपका घटते हुए क्रम में होगा। क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है इसकी, तो क्रियाशीलता का घटने का क्रम क्या हो गया, ये आपका हो गया, सॉरी इस चिन्ह उल्टा लग गया। तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा इसकी, इसकी है ना, सबसे कम इसकी। तो जिसकी एसआरपी जितनी कम उसकी क्रियाशीलता उतनी कम। इसकी एसआरपी है, इससे इसकी ज्यादा हो गई एसआरपी यहाँ, तो इसकी कम हो गई। इसकी और कम हो गई एसआरपी, तो ये और इसकी क्रियाशीलता। और इसकी ये एसआरपी और जो है इसकी बढ़ गई, इसकी एसआरपी और बढ़ गई। तो एसआरपी सबसे कम इसकी, और फिर ये एसआरपी बढ़ रही है। तो एसआरपी जब बढ़ रही तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, इनकी घट रही है, तो ये ज्यादा क्रियाशील हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेट करिएगा। तो ये हो गया आपका क्रियाशीलता। दो एप्लीकेशन हो गए। तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन रेडॉक्स अपक्रिया की संभाव्यता। तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं।
कोई रेडॉक्स क्रिया कब हो रही है, कब होगी, कब नहीं, ये कैसे आप जानेंगे, है ना। तो अगला है तीसरा एप्लीकेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता, यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फिजिबिलिटी, FEASI, फिजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कोई अभिक्रिया कब संभाव्य होगी, देखिए कोई अभिक्रिया तब संभाव्य होगी जब आपका क्या हो, जो E0 जो आपका कैथोड हो, इसकी वैल्यू अधिक हो, किससे, E0 जो है एनोड से, ठीक है। तब ये जो वैल्यू आएगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। अब वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तभी अभिक्रिया क्या होगी, संभाव्य होगी। नहीं, कैथोड वाले की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एनोड वाले की कम होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया क्या होगी। क्योंकि आप फार्मूला पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E0 नॉट एनोड, है ना, ये आप पढ़ते हैं फार्मूला। तो ये वाला ज्यादा होगी, ये कम होगी, तभी प्लस आएगी वैल्यू, तभी अभिक्रिया संभाव्य होगी। यानी कि अगर यूं कह लें हम, अगर E0 सेल की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा वो फिजिबिलिटी होगी, संभाव्य होगी, क्या होगी, संभाव्य होगी, तभी ये, ठीक है। अगर क्या आता है, E0 सेल की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। नेगेटिव कब आएगी, जब ये ज्यादा हो ये कम हो, तभी नेगेटिव आ सकती है। तब क्या होगी आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा ये संभाव्य नहीं होगी, संभाव्य नहीं होगी अभिक्रिया, ये यानी कि अभिक्रिया होगी ही नहीं ये, ठीक है। अगर क्या हो, E0 सेल क्या हो, अगर 0 आ जाए तो क्या होगी, रेडॉक्स जो रिएक्शन है वो कहाँ होगी, रेडॉक्स रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था में होगी वो, ठीक है। तो ये साम्य याद है, जब E0 सेल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी, तभी अभिक्रिया संभव होगी। अगर नेगेटिव है तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अगर 0 है तो क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। तो ये यहाँ से आपको ये संभाव्यता आपको देखनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कब अभिक्रिया संभाव्य होगी, जब E0 सेल की पॉजिटिव आएगा, जब E0 सेल नेगेटिव होगी तब नहीं होगी, अगर 0 है तो क्या होगी, संभाव्य होगी। तो आप सवाल क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन ले लीजिए। तो जैसे पूछ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन दिया और कह रहा कि अभिक्रिया संभाव्य है कि नहीं है। एक रिएक्शन यहाँ पर है, जैसे Fe क्या है, Fe2 पॉजिटिव एक्वास और प्लस यहाँ Cu सॉलिड, और यहाँ आपका बन रहा है Fe सॉलिड और प्लस Cu ये पॉजिटिव एक्वास, ठीक है। और ये है रिएक्शन, और कह रहा कि यह क्रिया संभाव्य है कि नहीं संभाव्य है ना। ये रिएक्शन दिया कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी ये क्रिया, और यहाँ इसकी वैल्यू दिए गए हैं। हम वैल्यू आपको बता देते हैं कौन कौन से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर दी गई है। तो दिया गया है E0 जो है, E0 Fe2 पॉजिटिव Fe, देखिए रिडक्शन के केस में दे रहा है, इसकी वैल्यू दे रहा है -0.4 कितना, 44 वोल्ट। उसका दे रहा है कॉपर का E0 Cu पॉजिटिव, देखिए रिडक्शन के केस में दे रहा है वैल्यू सब, ये सब रिडक्शन के केस में ही देखिए, रिडक्शन के केस में नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन के अगर केस में हुआ, बाई में उल्टा है तो साइन आप चेंज कर देंगे, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई। तो इसकी कॉपर की कितनी है, +0.34 वोल्ट ये होता है। चलिए अब फार्मूला आप लगाएं, तो इसमें कौन कैथोड का काम करेगा, कौन एनोड का है। देखिए किसका क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसका क्या हो रहा है इसमें, +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है।
है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। तो यहाँ से आप पहचान जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका यहाँ पर रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, एट कैथोड, ठीक है। यहाँ से आप पहचान लिए कैथोड पर रिडक्शन वाला ये है आपका, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एट एनोड पर होता है। चलिए अब पहचान जाएगा ना कौन किसको कहाँ रखना है। फार्मूला क्या है आपका, ए नॉट सेल इक्वल टू ए नॉट क्या, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला आपका है। चलिए रख लीजिए। अब देखो कैथोड कौन वाला है भैया, कैथोड पर कौन जा रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है कैथोड, तो कैथोड वाली यही है। तो कैथोड वाला कौन है, आयरन का, आयरन वाला हो, कैथोड का काम कर रहा है आयरन है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस आपका 0.44 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। बाकी जब एक आपने यहाँ निर्धारण कर लिया, ये कैथोड इधर आपका आ गया, मिल गया, तो एनोड तो एक होगा आपका। तो प्लस क्या हो जाएगा, 0 जो है यहाँ पर 34 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस आ गया आपका और एक क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, है ना। तो माइनस, तो अब देखिए दो साइन माइनस माइनस से, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.78 वोल्ट। देखिए इसकी वैल्यू माइनस आई है ना। अब इसकी वैल्यू जब माइनस आई तो यह क्रिया संभव नहीं है। वैसे भी देख लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये ऊपर है, इसका ये घोल है, और ये क्या है, नीचे है। तो भाई इसका सल्फेट का घोल रहा होगा या किसी का सल्फेट का इसका घोल रहा होगा। तो बताओ ये इसकी क्रियाशीलता ज्यादा आयरन की और इसकी क्रियाशीलता कम है, क्योंकि ये नीचे, इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो कम वाला क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित थोड़े कर पाएगा, यानी कि कम वाला कभी भी अधिक क्रियाशील वाले को रेड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका रेड्यूस होता है, इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन नहीं कर पाएगा इसका, ठीक है। तो इसलिए अब क्रिया संभव नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस पर एक क्वेश्चन दे दिया। अगला एप्लीकेशन आपका देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। 3 हो गया है, अच्छा ठीक, वीडियो चल रहा है। तीसरा एप्लीकेशन देखिए आपका है, अच्छा 3 हो गया आपका, 1 2 3 हो गया। चौथा देखिए, लवण विलयनों से धातुओं का विस्थापन। चौथा, लवण विलयनों से धातु का विस्थापन, है ना। बड़ा आसान है, लवण के विलयन हो, उसमें उसके लवण के विलयन में से धातु को क्या कर दे, वो विस्थापित कर दे, है ना। तो लवण के विलयन में वो लवण किस फॉर्म में होते हैं, कैटायन के फॉर्म में होते हैं भाई, कैटायन के फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, कैटायन के फॉर्म में, यानी कि ये Mn पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेते हैं और रेड्यूज होते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है, और इधर क्या है, ये रिडक्शन के फॉर्म में है। तो ये रेड्यूज होना चाहते हैं लवण। जैसे अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट भैया का है पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव आपका है। तो बताओ कॉपर सल्फेट का किस में चेंज होगा, यहाँ Cu सॉलिड के फॉर्म में चेंज होगा ये, है ना। यही तो बात कर रहा है यहाँ पर। ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर, भाई पॉजिटिव है, अगर इसको यहाँ हम देखें तो ये यानी कि Cu पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हुआ, ये सॉलिड के रूप में चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो साल्ट होता है पानी में घुला होता है, कोई भी साल्ट है पानी में आप डाले हैं तो हमेशा वो किसके फॉर्म में होगा, कैटायन के फॉर्म में होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, रेड्यूस होने की टेंडेंसी उसमें होगी। अब ये रेड्यूस कौन करेंगे इसको, है ना, इसको क्या करेंगे, कौन रेड्यूस करेंगे। रेड्यूस वही करेंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होंगे और उनकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी, वही रेड्यूस कर सकते हैं। रेड्यूस कौन करेंगे,
जिसकी एसआरपी क्या होगी, जितनी कम होगी, जिसकी एसआरपी कम होगी यानी कि ऊपर वाले की एसआरपी कम होगी रेड्यूस करेंगे, यानी कि कह सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होगा वही रेड्यूस करेगा, है ना। जिसका ऑक्सीकरण विभव होगा वो क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। तो ऊपर वाले रेड्यूस करेंगे इनको कौन रेड्यूस करेगा, इनको कौन रेड्यूस करेगा, आकर जो ऊपर वाले होंगे वही आकर क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे। तो आप लिख लेंगे, बोल रहे हैं आप लिख लेंगे, एक धातु श्रेणी में अपने से नीचे स्थित, क्या, एक धातु श्रेणी में अपने से नीचे स्थित, अपने से नीचे स्थित किसी अन्य धातु को, किसी अन्य धातु को, किसी अन्य धातु को उसके लवण विलयन से, उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट ही विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का इसका विलयन है, तो अगर इसमें हम कॉपर से जो ऊपर धातु हम डाल दें, जैसे आयरन डाल दें इसमें, ठीक है। अब बताओ इसकी क्रियाशीलता क्या है, इसकी क्रियाशीलता क्या है। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए ऊपर है तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, और इसमें कॉपर की क्या है, इसकी क्रियाशीलता कम है, या कह लीजिए कि इसकी क्या है, एसआरपी कम है और इसकी एसआरपी क्या है, ज्यादा है, यही कह सकते हैं। या इसकी हम कहें कि इसकी ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है और इसका ऑक्सीकरण विभव क्या है, कम है, क्योंकि अपचयन विभव नीचे की ओर बढ़ता है, ऑक्सीकरण विभव क्या आता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। ठीक है, तो ये है, तो ये अधिक क्रियाशील है, ये क्रियाशील क्या है, कम क्रियाशील, ये कम क्रियाशील है, और ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो अधिक वाला कम वाले को क्या कर देगा, जाकर कॉपर का स्थान ले लेगा, तो कॉपर का स्थान ले लिया, FeSO4 हो गया, और ये कॉपर क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। देखिए, तो जिसकी जो है ऑक्सीकरण विभव बहुत ज्यादा है, वो कम वाले जिसकी ऑक्सीकरण विभव कम है, इसको ये क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि ये वाला इसने क्या कर दिया, इसको रेड्यूस कर दिया। भाई जेकर ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा है, जेकर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण विभव वाला ज्यादा जो होगा, वो जिसका ऑक्सीकरण विभव कम है उसका क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा। या करिए जिसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी, वो कम क्रियाशील वाले धातु को क्या कर देगा, उसके लवण के में से क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। या देखिए कॉपर सल्फेट में क्या काट दीजिए आप भैया, जिंक डाल दीजिए। देखिए जिंक भी ऊपर है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी कम है, तो ये क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और ये कॉपर बन गया। देखिए कॉपर रेड्यूस हो गया, क्योंकि कॉपर की रेड्यूस होने की क्षमता है, माना कि अपचयन विभव नीचे की तरफ बढ़ता है, नीचे है तो इसकी रेड्यूस होने की क्षमता अधिक है, तो रेड्यूस होगा। और जिंक ऊपर है, इसकी जो ऊपर होता है उसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता होती है, तो ये ऑक्सीकृत होना चाहेगा, तो ये क्या हो गया, ये 0 से यहाँ +2 हो गया, इसका ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ +2 से ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका रिडक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होते हैं, इसको आप जो है सॉल्व इस तरीके से करेंगे। अगला है अगला एप्लीकेशन देखते हैं, पांचवा एप्लीकेशन आपका है पांचवा एप्लीकेशन क्या कह रहा है, धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक, विस्थापन। देखिए सीधा बात, कुछ नहीं करना है, आप लिख लीजिएगा इसको, क्या करना है बता दे रहे हैं। तो जो धातुएं क्या है हाइड्रोजन से ऊपर है, वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन का क्या करती हैं, विस्थापन करती हैं। भाई काहे हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं, जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि उनकी एसआरपी क्या है, कम है, या कह लीजिए कि उनका ऑक्सीकरण विभव क्या है, ज़्यादा है, इसलिए।
या यूँ कह लीजिए कि उनकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन नीचे है भाई तो उसको विस्थापित कर देंगे, सीधा सी बात है। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, या कहिए उसका ऑक्सीकरण भी बहुत ज़्यादा है, या कहिए उनकी एसआरपी क्या है, कम है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन में से क्या तन्व अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे तन्व अम्ल ले लीजिए आप H2SO4 का डाइल्यूट, और इसमें डाल दीजिए आप जिंक डाल दीजिए, भाई ऊपर है हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से क्या है, ये ऊपर है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकेगा, ठीक है। या आप HCl ले लीजिए डाइल्यूट, और इसमें क्या कर दीजिए, Mg डाल दीजिए, देखिए ऊपर वाला कोई भी आप डालिए, हाइड्रोजन से जो ऊपर है कोई भी डालिए, तो क्या होगा, ये आपका बना लेंगे क्या, MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, आप डबल कर लीजिएगा। एल्युमिनियम आपका जैसे है, मान लीजिए आप ले रहे हैं HCl ले रहे हैं डाइल्यूट आप, तो एल्युमिनियम आपने डाल दिया, तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा, ये 6 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, तो ये 2LCl3 बनाएगा और प्लस ये 3H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अगर नीचे से आप कोई लेते हैं, हाइड्रोजन के नीचे से लेते हैं, यहाँ जैसे आप H2SO4 ले लिए और यहाँ आप कॉपर ले लिया, हाइड्रोजन से नीचे ले लिए, तो ये वाला रिएक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे है। अब खुद हाइड्रोजन की एसआरपी क्या है, ज़्यादा है, इसकी एसआरपी कम है, तो जिसकी एसआरपी ज़्यादा है, कम वाला जिसकी एसआरपी कम है, इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। या यूँ कह लीजिए हाइड्रोजन की क्रियाशीलता अधिक है, ज़्यादा, कॉपर की कम है, क्योंकि कॉपर नीचे व इसकी क्रियाशीलता कम, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ। एक और देख लेते हैं, धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण नोट कर लेंगे। वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई, चल रहा है। धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण 60वां एप्लीकेशन है, धातुओं के विद्युत धनात्मक लक्षण तथा उनके ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व, तथा उसके ऑक्साइडों का उष्मीय स्थायित्व, स्टेबिलिटी भाई, अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। अच्छा आप इसको सुनिए भाई, जिसमें ऊपर वाली जो धातुएं हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग करती हैं, आराम से, जल्दी से वो क्या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है, तो भाई उनकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है ना, उनकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। तो इसी बात पर तो डिपेंड करेगी। तो धनात्मक विद्युत धनात्मक लक्षण क्या है, कोई धातु अगर आसानी से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का रिलीज करता है तो उसका धन विद्युतीय लक्षण क्या है, वो ज़्यादा होगा, है ना, धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा होगा उसका। तो अगर उसके ऑक्साइड बनेंगे, अगर जिसका धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा है, यानी कि जो ऊपर वाले हैं उनका ज़्यादा है, अगर उनके ऑक्साइड बनेंगे और उसको उष्मा से क्या उष्मीय प्रभाव स्थायित करा, अगर हीट किया जाए तो क्या होगा, वो नहीं टूटेंगे, है ना। जैसे आपका क्या है, यहाँ सोडियम आपका ऊपर है, अगर सोडियम का ऑक्साइड हो, अगर हम इसको हीट करें तो ये क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके ऊपर क्या होगा, कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा यहाँ पर। या आप लिथियम का ऑक्साइड ले लें, है ना, लिथियम का ऑक्साइड ले लें, हीट करें तो क्या होगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रबल धनात्मक है भाई, प्रबल धनात्मक है, इनका धन विद्युतीय लक्षण सबसे ज्यादा है, और ये ऑक्साइड को जकड़ के क्या होते हैं, पकड़े होते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बना के ये बहुत ज़्यादा अस्थायित्व से क्या होते हैं, इसको पकड़े होते हैं, इसलिए इस पर हीट का कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हाँ अगर नीचे वाले ले हम, जो नीचे वाले हैं, जैसे क्या है, कॉपर का ऑक्साइड ले लें, इसको अगर हम हीट कर दें, तो कॉपर अलग हो जाएगा
और ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो आपका O2 क्या होगा, अलग हो जाएगा। मरकरी लें, HgO लें, तो चूंकि ये सब नीचे हैं, हीट इनका विद्युत धनात्मक लक्षण क्या है, कम है। ये दुर्बल धन विद्युती है, ये क्या है, प्रबल धन विद्युती के कारण बढ़ रहे हैं, प्रबल धन विद्युती है। जब प्रबल धन विद्युती है, इनके बीच में बॉन्ड बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत जोरदार बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा बहुत तगड़ा होगा। अब इनका आसानी से आप हीट देकर नहीं तोड़ सकते हैं। नमक का लेके चम्मच में गरमाओ, पिघलेगा, मेल्ट होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हीट। तो नमक या नमक NaCl देओगे तो हीट का इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। और ये क्या है, दुर्बल है। ये क्या है, दुर्बल जो है धन विद्युती है। तो दुर्बल धन विद्युती जब ये है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा बहुत कम होगा। जल्दी से हीट आप देंगे तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो मरकरी में और प्लस जो है ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा। सिल्वर का आपका ऑक्साइड है Ag2O, इसको भी आप हीट करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका सिल्वर सॉलिड में और प्लस ऑक्सीजन में क्या होगा, ये टूट जाएगा। समझ में आ रही बात है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, उनका धन विद्युतीय लक्षण बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने की उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जल्दी से हीट देने पर ये टूटते नहीं है, नो इफेक्ट। और जो दुर्बल धन विद्युतीय है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं, आप जरा सा भी हीट दिए ये क्या हो गए, ये तो बहुत वाष्पशील भी होते हैं, जैसे मरकरी ऑक्साइड, सिल्वर वाष्पशील। हीट थोड़ा सा दिए अलग हो गए। ठीक है, तो ये रहा आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग रहा। मैंने आपको अनुप्रयोग समझा दिया है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके हीट, इनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा, जो ऊपर वाले उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा है, जो नीचे वाले उनका स्थायित्व क्या है, बहुत कम है, वो जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके अनुप्रयोग आपका पूरा खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नस्ट इक्वेशन, बताएंगे नस्ट इक्वेशन और उसको न्यूमेरिकल लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन, क्योंकि पिछले जो इसके बाद पहले एग्जाम हुआ है बोर्ड का, उसमें नस्ट इक्वेशन जो है साम स्थिरांक के केस में पूछा गया था। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। तैयार करें, ठीक है, बढ़िया से तैयार करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके।